अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 7 स्टार्ट करवाया था। चैप्टर 7 इज़ अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। हमने रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्शन को किन मेन ऑन द इनकी फ्रीक्वेंसी की बेस, इनकी स्पीड की बेस पे रिएक्शन को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और फिर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी उस दिन, डैट इज़ नोन एज कुलेयन थ्योरी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 145 ओपन करें। जहाँ पे कुलेयन थ्योरी ख़त्म हो रही है उसके एंड पे बेटे यहाँ पे क्विक चेक दिया गया आपको, क्विक चेक 7.1। तो मैं आपको अभी क्विक चेक 7.1 करवाने लगी हूँ। आप मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन समझो। इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी। इनको आपने खुद ही जो है वो राइट करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटे। क्विक चेक 7.1 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। क्विक चेक 7.1 हम लोग कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में यहाँ पे क्या दिया गया है, क्विक चेक 7.1 का पार्ट ए मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ। The Cullinan frequency and the orientation of molecules are necessary condition a reaction to occur. Justify the statement. आपसे क्या पूछा हुआ है कि Cullinan frequency और जो orientation of molecules है बेटे ये necessary condition है किसके लिए, किसी भी reaction के लिए, to occur, reaction होने के लिए ये दोनों चीज़ें required हैं, ज़रूरी हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं ठीक? अगर ठीक है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये ठीक है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, क्या बेटे, हमने पढ़ा था कुलेयन थ्योरी, ठीक है। कुलेयन थ्योरी में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बेटे डिस्क्राइब किया था कि कुलेयन थ्योरी क्या है। और कुलेयन थ्योरी में मैंने आपको क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में एटम आते हैं, आयन आते हैं बेटे, और मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये सब के सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। फिर आगे जब कोलाइड करते हैं तो जो कुलेयन है वो भी दो तरह की होती थी, इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव, ठीक है। वो भी हमने डिटेल से पढ़ी थी। और फिर मैंने इन द एंड आपको क्या बताया था कि कुलेयन होने के लिए, इफ़ेक्टिव कुलेयन के लिए 2 की कंडीशंस हमारे पास थी। एक कौन सी थी, एक थी सफिशेंट एनर्जी और एक थी प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन। तो बेटे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, आपकी जो कुलेयन है वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगी। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, प्रोसीड करने के लिए आपको कुलेयन की फ्रीक्वेंसी और जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए और इन इफेक्टिव कुलेयन होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है बेटे वो फॉर्म होगा। और यहाँ पे 2 कंडीशंस होनी चाहिए थी, ठीक है। 2 ही हमने पढ़ी थी ना। पहली कंडीशन क्या है, सफिशेंट एनर्जी। दूसरी क्या चीज़ थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। सफिशेंट एनर्जी में क्या है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल हैं वो उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ की एनर्जी होनी चाहिए थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और उनकी जो ओरिएंटेशन है, जो उनकी अप्रोच है, ठीक है, पार्टिकल्स की एक दूसरे की तरफ मूव करने की जो अप्रोच है उन वो भी करेक्ट अलाइनमेंट पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी अलाइनमेंट जो है, ओरिएंटेशन जिसको आप सिंपली आप कह लो, अगर वो करेक्ट होगी तो बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेकअप भी हो जाएगा और बॉन्ड इजीली नया बॉन्ड बन भी जाएगा, मेकिंग भी हो जाएगी और उसकी ब्रेकिंग भी हो जाएगी। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि कुलेयन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की नेसेसरी होती है टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। आपने इसमें दोनों चीज़ें बेटे यही बतानी है कि सबसे पहले तो आप ये बता देना कि इफ़ेक्टिव कुलेयन होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ेक्टिव कुलेयन में फिर 2 कंडीशंस हैं, एक है सफिशेंट एनर्जी या कुलेयन फ्रीक्वेंसी, दूसरी क्या चीज़ है, ओरिएंटेशन। उन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में ये सारा राइट करवाया था, वही आपने यहाँ पे राइट कर देना। तो अगर ये, और सिंपली बात है, अगर ये 2 कंडीशंस नहीं होंगी तो कुलेयन इनइफेक्टिव हो जाती है, और जब कुलेयन इनइफेक्टिव होती है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ बेटे। व्हाट रोल्स डज द एक्टिवेशन एनर्जी प्ले इन केमिकल रिएक्शंस। पहले तो आपने इसके आंसर में एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। आपने लिख देना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलेयन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज
इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर आपने बता देना है, सिंपली आप बताओगे कि ये एक एनर्जी बैरियर है बेटे, जो कि रिएक्टिंग मालिक्यूल्स को ओवरकम करता है और रिएक्टिंग मालिक्यूल इस एनर्जी की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, प्रोडक्ट में। आपसे यही पूछा ना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन में क्या रोल प्ले करती है, तो आपने उसके रोल को यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटे, इट प्ले द रोल ऑफ एनर्जी बैरियर। ये एक बैरियर यानी कि एक ब्रिज का काम करती है, जिसके थ्रू जो रिएक्टिंग मालिक्यूल्स हैं वो ओवरकम करते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस में, प्रोडक्ट में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल हो जाती है या ग्रेटर हो जाती है जब एक्टिवेशन एनर्जी से, तो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगी और आपका सिंपली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। हाउ डज द एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट करती है। इस क्वेश्चन में भी बेटे अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन इस क्वेश्चन में राइट करनी है, देन आप लोग सिंपली बता दोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है रिएक्शन रेट को। आपने सिंपली क्या बताना है, द एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या रिएक्शन रेट, बिकॉज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन पोसेस द नेसेसरी एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि जो आपकी कोलिजन है उससे स्मॉल एनर्जी आती है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे सारी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट को मिलती है और उस एनर्जी से रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। इनकी जो इफ़ेक्टिव कोलिजन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी आती है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, हायर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मालिक्यूल्स हैं दे पोजेस सफिशेंट एनर्जी। उनके पास क्या आ जाता है, पार्टिकल्स के पास बेटे सफिशेंट एनर्जी आ जाती है। जब उनके पास सफिशेंट एनर्जी आ जाती है तो वो अपना रिएक्शन जो है वो आगे फर्दर बहुत तेज़ी से प्रोसीड करते हैं और रिएक्टेंट जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्विक चेक 7.1 कर लिया, इजी क्वेश्चन थे ये, वही क्वेश्चन थे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी, इसलिए मैंने इनको ओरली ही समझा दिया। इसको आप लोग खुद अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.2 रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद द कॉरिस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज दे आर बीइंग कंज्यूम्ड। The rate of a reaction is defined as the change in the concentration of the reactant or a product divided by time taken for a change. Rate of reaction is equals to change in concentration of the substance divided by time taken for the change. Rate of reaction is equals to delta x divided by delta t, where delta x is a small change in the concentration of a reactant or a product in a very small time interval delta t. The situation is explained graphically in figure 7.1 for a reactant A which is changing irreversibly to the product B. The slope of the graph for the reactant or the product is steepest at the beginning. This shows a rapid decrease in the concentration of reactant and consequently a rapid increase in the concentration of the product. As the reaction proceeds, the slope becomes less steep, indicating the reaction is slowing down with time. Ultimately, both the curves become equal. It means that the rate of reaction is changes every moment. This is a stage of completion of reaction. The rate of reaction has units of concentration divided by time. Usually, the concentration is expressed in mole per decimeter cube and the time in second. Thus, the unit for the reaction rate are mole per decimeter per second. रेट ऑफ रिएक्शन और ये इसका यूनिट है। However, for a slow reaction, the units may be mole per decimeter cube per minute or even mole per decimeter per hour. For a gas phase reaction, unit of pressure are used in the place of molar concentration.
The rate of a general reaction A to B can be expressed in terms of rate of disappearance of reactant A or the rate of appearance of the product B mathematically, where A and B are the concentration of A and B respectively. Rate of reaction is equals to change in A divided by delta T plus change in B divided by delta T. The negative sign which indicates a decrease in the concentration of reactant A. Since the concentration of product that is B increases with time, the sign in rate expression involving the change of concentration of product is positive. काफ़ी लंबा टॉपिक ही मैंने आपको जो है वो रीड आउट कर दिया. एक्चुअली ये एक ही टॉपिक था, इसको हम लोग डिटेल से अभी मैं आपको समझाती हूँ. बहुत इजी टॉपिक है. हमने जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया वो क्या टॉपिक है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन. क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है बेटे, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, दो चीज़ें हैं ना, एक होती हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट. ऐसे ही है, जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं या तो बॉन्ड ब्रेक होंगे या नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, और आपके पास जो चीज़ बनती है आफ्टर रिएक्शन उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. यानी कि केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट. वो चीज़ें जो कंज्यूम होती हैं, जो यूज़ होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं. और वो चीज़ें जो नई बन रही होती हैं यानी कि फॉर्म हो रही होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर आपके पास आए तो आप ये इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ कंज्यूम हो रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं. और जो फॉर्म हो रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. फिर हमारे पास क्या आता है? रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखो, मैंने दो डेफिनेशंस आपको बता दी, एक रिएक्टेंट की बता दी, एक प्रोडक्ट की बता दी. आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको बताई है, और ये पेपर में आती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. उसके बाद हम लोग आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज. इस पूरी चेंज को, यानी कि जो चेंज हुआ है, रिएक्टेंट चेंज हुआ है किसमें? प्रोडक्ट में. ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो चेंज होगी किसमें? प्रोडक्ट में. और ड्यूरिंग दिस चेंज कितना टाइम लगा, अगर हम उसका पर रेशो टाइम देखें तो उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है. द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर अ चेंज. और उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? आपकी बुक में उसकी जो है इक्वेशन भी बताई हुई है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है बेटे? टाइम टेकन. कौन सा टाइम? वो टाइम जो एक चेंज लाने में, यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो उस दौरान कितना टाइम लगा है, वो टाइम है ये. और ऊपर क्या है? डेल्टा एक्स. एक्स क्या चीज़ है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन में, उनकी परसेंटेज में जो चेंज आया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स कहते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है. डेल्टा एक्स क्या है? चेंज है इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट. रिएक्टेंट की भी चेंज के लिए हम डेल्टा एक्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की चेंज के लिए भी हम डेल्टा एक्स ही यूज़ करेंगे. और डेल्टा टी हम किसके लिए यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ये टाइम इंटरवल, वो टाइम जिसमें ये चेंज आया है. क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपकी बुक में बेटे एक यहाँ पे पूरा जो है वो ग्राफ यहाँ पे बना के इस पूरे को एक्सप्लेन किया गया. इस ग्राफ की तरफ अगर आप लोग आओ, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया, इसको गौर से देखो. एज यूजुअल ग्राफ को एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस. दरमियान में क्या आता है? ओरिजिन आता है. ठीक है, हमने वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. वाई एक्स पे हमने क्या शो कर दिया? टाइम. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन क्या है? वाई पे क्या, वर्टिकल पे क्या शो हुआ है? कंसंट्रेशन. किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की. अच्छा, अब क्या हो रहा है इस अकॉर्डिंग टू ये, इसमें दो स्टेप्स हैं. ठीक है, इनिशियल स्टेज, बल्कि 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं इस पूरे ग्राफ को. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे. ये सारा जो आपका पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इस पैराग्राफ में सारा आपका ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने अभी रीड आउट किया था. उस ही को हम आगे फर्दर लेके चल रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारा रेट है, किसका रेट? रिएक्शन रेट ओवर टाइम. ठीक है, ये ग्राफ है रिएक्शन रेट ओवर टाइम का. इस ग्राफ को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है.
हमने क्या किया, आपने कंसिडर करना है सिंपल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो हैं ए हैं वो इरिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, बी में, ठीक है। ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में, लेकिन ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यानी कि बी जो है वो वापस ए में कन्वर्ट नहीं होंगे, ए कन्वर्ट होंगे किसमें, बी में, ठीक है। इस रिएक्शन रेट को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। पहला स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज, दूसरा स्टेज क्या है, लेटर स्टेज, और तीसरा क्या है, कंप्लीशन। अब पहले स्टेज में क्या होगा, अगर आप गौर करो तो पहले स्टेज में बेटे क्या होगा, जो स्टार्ट है कि जो स्लोप आपका बनेगा, टाइम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जो बनेगा वो स्टीपेस्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, स्टीपेस्ट बनेगा। इसको हम लोग जब स्टीपेस्ट ग्राफ होता है आपका तो उसको आप लोग क्या कहते हो, रैपिड डिक्रीज कहते हैं। किस चीज़ में डिक्रीज आ गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये स्टीप हुआ गया, यानी कि बिल्कुल नीचे चला गया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में स्टार्ट में क्या आएगा, एक डिक्रीज आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, ये नीचे जाएगी। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन के स्टार्ट में ये क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, और ये क्या होगी, ये आपकी डिक्रीज होगी, क्लियर। और रिएक्शन जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले स्टेज की तरफ, डेट इज़ नोन एज लेटर स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है कि स्लोप जो है वो लेस स्टीप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लोप लेस स्टीप हो जाती है। और यहाँ पे इस टाइम पे, ये जो टाइम इधर एंड वाला है, जब वो स्टीप लेस हो जाती है, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और इन द एंड क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट जो कर्व है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंटली हमने क्या देखा कि चेंज हुआ है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में। तो ये आपको सारा बताया है। और फिर आगे इसके जो हैं यूनिट्स हैं, इसकी डेरिवेशंस हैं, सारी की सारी बेटे मैं आपको भी करवाती हूँ। और मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में लिख के बताती हूँ। आप लोग मेरे साथ देखो इसको, हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमने क्या की कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रेट ऑफ रिएक्शन बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल है, अभी बताया मैंने आपको, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसके इक्वल है, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, और ये क्या है, टाइम टेकन फॉर द चेंज। जो पूरा चेंज आता है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो जो चेंज आ रहा है, जो टाइम टोटल वहाँ पे हमारा हो रहा है, उस टाइम को है। अब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या किया हमने, एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज करो। अच्छा, यहाँ पे हम क्या, ये हमारा ओरिजिन है, ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस आ गया, हमने सपोज कर लिया। यहाँ पे हम जो चीज़ अप्लाई करेंगे डैट इज़ नोन एज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को करेंगे। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, टाइम, TIME, टाइम, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे हम टाइम करेंगे, वाई पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। अब आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे बेटे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या ग्राफ बनेगा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ही लेके आऊँ, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। हम अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम मेंशन, अब इस तरह आप लोग कर लो, डॉट्स बना लो। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ बेटे, आपको अच्छी तरह इसकी समझ आएगी फिर, ठीक। ऐसे ही आपने इसको बना लेना, क्लियर, बना लिया। आगे चलते हैं।
ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज़ दिस, इसको हम लोग कह लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CONC फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे A, ठीक है। और ये A है, मैं नीचे इसका रिएक्शन, और ये जो हमारे पास ऊपर आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। डेट इज़ इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, ये हमारा B है, ये क्या था, A था। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एक ग्राफ बनाया, किस चीज़ का ग्राफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया। इस ग्राफ को क्या, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैंने आपको क्या किया कि इस रिएक्शन में अब हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में बेटे क्या हो रहा है कि A जो है, A क्या है, रिएक्टेंट, ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, B में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये जो पूरा एक ग्राफिकल व्यू है इसको हम लोग 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन को हमने क्या कह दिया, इनिशियल स्टेज, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, रिएक्शन के स्टेज को इनिशियल स्टेज, ठीक है। पहले स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेज। इनिशियल यानी कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ ना, A B में कन्वर्ट हुआ, ये 3 स्टेजेस में हुआ। पहला स्टेज क्या हुआ, इनिशियल स्टेज हुआ। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि जो स्लोप है, स्लोप SLOPE, जो स्लोप है किसकी, रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन की जो स्लोप है बेटे, ये क्या हो जाएगी, ये स्टीपेस्ट हो जाएगी, स्लोप बिकम, मैं पॉइंट्स में आपको लिखवाती हूँ ताकि आप लोग, अगर आपका क्वेश्चन आए तब भी बेटे आप लोग उसको ऐसे ही अटैम्प्ट करो। ये मेरा मकसद होता है इसको पॉइंट्स में लिख के बताने का। इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, स्टीपेस्ट हो जाएगी, ये स्लोप भी और ये स्लोप भी, ठीक है। और यहाँ पे रैपिड डिक्रीज आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 काम होंगे, रैपिड डिक्रीज, डिक्रीज आएगा किसमें, इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, और एंड इंक्रीज, इंक्रीज किस में आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये मेन यहाँ पे काम होंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में स्लोप स्टीपेस्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो है वो कमी आ जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी ना। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन है इस प्रोसीडिंग एट हाई रेट, रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हाई रेट होगा, ठीक है। ये मेन फिनोमेनाज हैं जो इनिशियल स्टेज में आते हैं। फिर नंबर 2 स्टेज हमारा क्या आ जाएगा, हम उसको कह लेते हैं लेटर स्टेज, ठीक है। दूसरे स्टेज का नाम हम क्या रख लेंगे, लेटर स्टेज रख लेंगे। लेटर स्टेज में क्या होता है कि स्लोप जो है वो लेस स्टीप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेस स्टीप हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, लेस स्टीप होगी स्लोप हमारी, और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन तो B में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्लो हो जाएगा, यहाँ पे आके स्लो हो गया। अब थर्ड स्टेज क्या आती है इस रिएक्शन की, थर्ड स्टेज को हम लोग कहते हैं कंप्लीशन स्टेज, यानी कि आपका रिएक्शन जो है बेटे वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या होगी, हमारी कंप्लीशन स्टेज होगी। इस स्टेज पे आके रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कर्व्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्या हो गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अब उसमें एक मतलब एक अब उसमें ठहराव हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, और जो रिएक्शन रेट था फॉरवर्ड और रिवर्स था वो क्या हो गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये जो देखो, ये ग्राफ को देखो अगर आप लोग गौर से बेटे, ये लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ऊपर को जा रहा है ना ये वाला एरिया, ठीक है, इस और यहाँ से ये जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट का है, ये क्या है, प्रोडक्ट का है। जब ये एरिया ऊपर जाता है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टीप पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टीप पार्ट, स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व, ठीक है।
और ये क्या होता है, दिस इज़ नोन एज शैलो पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैलो पार्ट। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज़ नोन एज फ्लैट पार्ट, जहाँ पे आके आपका रिएक्शन रुक जाता है और यहाँ पे स्लो हो जाता है और यहाँ पे रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आई थिंक आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ रही होगी, ठीक है ना बेटे। ये आपकी बुक में नहीं डायग्राम बनी है, लेकिन इस तरह से उसकी लेबलिंग नहीं होती। मैं आपको एक एक चीज़ लेबल करके बता रही होती हूँ, आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन टाइम का जो कर्व था उसकी डायग्राम मैंने ड्रॉ की और उसको सारा मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने रिएक्शन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया और आपको सारा का सारा बताया। अब आगे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बुक में, जो मैंने रीडिंग भी की थी, हमने पढ़ा था यूनिट, ठीक है। हमने यूनिट पढ़े थे और यूनिट में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका यूनिट क्या है, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे ही पढ़ा था। और इसको हम कैसे राइट करेंगे, मोल डेसीमीटर सेकंड -3 -1, ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मैंने आपको ये बता दिया। और यूनिट्स भी हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, और यूनिट इसका एक और भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स पर सेकंड। ये भी इसका यूनिट है, ठीक है, ये भी इसका यूनिट है और ये भी इसका यूनिट है। और अगर हमने एक अब 2 डिफरेंट चीज़ें और भी हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है बेटे, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखें इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मैं पूरा नहीं लिख रही, बस इतना लिख रही हूँ। CONC का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देखें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, -ΔA डिवाइडेड बाय बेटे ΔT। और अगर ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में हो, किस में हो, प्रोडक्ट में, ठीक है, देन आप लोग इसको किस तरह राइट करोगे, फिर हम कैसे लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, हमारा हो जाएगा ΔB डिवाइडेड बाय ΔT, ठीक है। और अगर हमने कंबाइनली करना हो, ठीक है ना, तो फिर हम कंबाइनली कैसे लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ΔA डिवाइडेड बाय T, यानी कि जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया और कंप्लीशन में चला गया तब आप कैसे लिखोगे, इज इक्वल्स टू प्लस ΔB डिवाइडेड बाय T, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सारा का सारा हमारा आज का टॉपिक सारा मैंने आपको राइट करवा दिया। यहाँ पे बेटे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन मैंने डाला था, ठीक है, नेगेटिव साइन था ना यहाँ पर मैंने लिखा। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था बेटे, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा था कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, जो A की कंसंट्रेशन है, हमने कहा था ना इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस मेंशन किया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस जो है वो शो किया, ये भी फिर मैंने प्लस लिखा, ठीक है। और ये उसके बाद जब हमने कंबाइन लिख ली तो हमने इसका साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो गया था और रिएक्टेंट जो हैं वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गए थे किस में, प्रोडक्ट में। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेटे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ΔX/ΔT, जो कि मैंने पहले ऊपर राइट किया। यहाँ पे ΔX क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, और क्या था ये टाइम टेकन फॉर द चेंज। और रिएक्शन रेट को हम कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
टाइम टेकन फॉर द चेंज। उसके बाद ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे आप लोगों ने करनी है, कैसे इसको ग्राफिकली शो करना है, मैंने आपको पूरी की पूरी डायग्राम ड्रॉ की। ये जब स्टीप आपकी इस तरह की होती है, इसको हम कहते हैं ये स्टीप पार्ट है, स्टीपेस्ट पार्ट है, ये शैलो पार्ट है। फिर मैंने बताया ये फ्लैट पार्ट हो जाता है। फिर हमने क्या किया कि जब ए आपका रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, ए आपका बी में कन्वर्ट हो, तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को हम 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, इनिशियल स्टेज, लेटर स्टेज एंड कंप्लीशन। हर स्टेज में क्या होगा मैंने 1 बाय 1 आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताया, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में देखें और प्रोडक्ट में देखें तो मैंने आपको अलग अलग की भी इक्वेशन बताई, और फिर हमने इन दोनों को कंबाइन भी किया। नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये भी मैंने बता दिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस अप्लाई किया। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में इतना टाइम बेटे लग गया। रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। इसे आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।